कुछ और लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। My dear students, I would like to make you a very polite request. Better you mute your mouth. माइक को आप म्यूट कर लें। हेलो, नमस्ते नमस्ते। नोट कर लिया हो तो मैं एक बार फिर पढ़ दूं इसको। बेटा ये सनसनाहट सी आ रही है। क्यों बोली ना तो वो फैन चला दो थोड़ा सा। हो गया। किसी के यहाँ फैन चल रहा है क्या? थोड़ा सा आप उसको म्यूट रखें। मित्रों, आज जो है वर्ड्सवर्थ के रूथ नाम की कविता की चर्चा होगी। आपको ये मालूम है कि लिरिकल बैलेट में जो 23 पोयम पब्लिश हुई थी उसमें रूथ में थी। और बैलेट का मतलब ये होता है फाक सांग, या जिसको लोकगीत कहते हैं। लोकगीतों में लोक कहानियों का या लोक कथाओं का वर्णन होता है। तो जब गोस्लर पीरियड यानी कि जर्मनी में 1799 में वर्ड्सवर्थ अपनी यात्रा पर था, वहाँ पर उसे एक कहानी सुनने को मिली जो रूथ नाम की एक लड़की से संबंधित थी। The poem was composed during Goslar period when Wordsworth was staying in Germany in 1799। जर्मन प्रवास के दौरान 1799 में रूथ नाम की कविता की रचना हुई। The alternative title of Ruth is The Influence of Nature। रूथ का एक पैरेलल टाइटल भी है जो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। अगर पोएम के थीम और बैकग्राउंड की बात की जाए, द पोएम इज रिजल्ट ऑफ ए कॉमन हियरिंग ऑफ ए मिजरीज ऑफ ए गर्ल नेम्ड रूथ। तो एक दुर्भाग्यशाली लड़की रूथ के कष्टों की कहानी है, जिस कहानी को वर्ड्सवर्थ ने गोस्लर प्रवास के दौरान सुना था। अनफॉर्चुनेटली रूथ फॉल्स इन लव विद अ रेकलेस अमेरिकन हैंडसम यूथ। दुर्भाग्यवश रूथ एक अमेरिकी खूबसूरत नौजुवक के प्रेम में पड़ जाती है। यूथ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, लिखने में YOUTH कर लीजिएगा। Who had taken part in War of American Independence
वो नौजुवक अमेरिकी आज़ादी के युद्ध में भाग लिया था, बट द यूथ वॉज स्लेव टू हिज लो डिजायर, लेकिन अत्यंत घटिया किस्म की इच्छाओं का गुलाम था। He exploited Ruth mentally and physically, जिसने रूथ का शारीरिक और मानसिक तौर पर बुरी तरह से शोषण किया और आखिर में treacherously and heartlessly he deserted Ruth and sailed for America। दगाबाजी के साथ और बिल्कुल निर्दयता के साथ रूथ को अकेला छोड़ करके वह अमेरिकी जहाज में बैठ करके अमेरिका चला गया। नाउ रूथ इज ब्रोकन एंड टॉर्मेंटेड। रूथ बुरी तरह से टूट चुकी थी, मानसिक रूप से बेहद व्यथित। देन शी सीक शेल्टर इन एन एजाइलम, फिर पागल खाने में वो शरण मिलती है। द अथॉरिटीज ऑफ एलाइजन सून गेट फेड ऑफ हर, बहुत जल्दी उस एजाइलम के जो अधिकारी थे उससे बोर हो जाते हैं। रूथ्स फ्लाइट न्यू नो बाउंड्स, अब तो रूथ के दुख का कोई आर पार नहीं, कोई ओर छोर नहीं। शी यूज्ड टू सिट ऑन बैंक्स ऑफ रिवर टोन्स। नेट में प्रश्न है, पागलपन की अवस्था में वो टोन्स नाम की नदी के तटों पर बैठा करती थी। इन ए चाइल्ड लाइक मैनर, एक बच्चों की तरह से शी यूज्ड टू मेक प्ले टॉयज एज शी डिड इन हर चाइल्डहुड। नदी के किनारे पर बैठ करके बचपन में जिस तरह से मिट्टी से वो घरौंदे बनाया करती थी, वैसे ही नदी के किनारों पर मिट्टी के घरौंदे बनाती थी। इंपॉर्टेंट लाइन्स है, देयर केम अ यूथ आई गेस। वर्ड्सवर्थ कहता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि एक नौजुवक आया था। ही वॉज ए लोली यूथ ऑफ गेस, जो कि बेहद घटिया इच्छाओं वाला नौजुवक था। द पैंथर इन वाइल्डरनेस, और जहाँ तक वाइल्डरनेस की बात की जाए, उग्रता की बात की जाए, तो बिल्कुल किसी चीते जैसा था। पहला कोटेशन है। दूसरा, beloved Ruth no more, he said, प्रिय रूथ अब और ज्यादा नहीं, उस नौजुवक ने कहा। द wakeful Ruth at midnight shed solitary tears, और उस नौजुवक के दगा दे जाने के बाद रात भर तन्हाई में एकाकीपन की अवस्था में रूथ आंसू बहाया करती थी। नोट कर लिए हो तो मैं अगले कोटेशन की चर्चा करूं। तीसरा है, सी फ्रॉम हर प्रिजन फ्लेड। She from her prison fled, but of vagrant none took, but of vagrant none took care of her. And where she liked her best,
Where she liked her best, she sought her shelter and her bread. और लास्ट कोटेशन है, thy corpse shall buried be. Thy corpse shall buried be, for thee of vernal all congregation will see. ये चार कोटेशन इंपॉर्टेंट है रूथ नाम की कविता के। और नेक्स्ट पोयम, सी फ्रॉम हर प्रिजन फ्लैट, जब उससे जाइलम के अधिकारी उससे बोर हो गए तो एक दिन वो जेल से भाग खड़ी हुई, बट ऑफ वैग्रेंट, लेकिन एक आवारगी भरा जीवन जीने लगी घुमक्कड़ों जैसा। नन टू केयर ऑफ हर, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड वेयर शी लाइक शी बेस्ट सिट, और जहाँ कहीं भी उसको बेहतर लगता था मनमोजीपन के तरीके से वो वहीं पर बैठ जाया करती थी। शी साट हर शेल्टर एंड हर बेड, वहीं पर शरण ले लेती थी और वहीं पर जो कुछ भी उसको खाने पीने को मिलता था खा लेती थी। दाई कार्प शेल बरीड भी, मर जाने के बाद कभी ये कहता है कि उसकी लाश को दफन किया जाएगा। फॉर दी द फनरल, जहाँ तक अंत्येष्टि क्रिया की बात है, ऑल कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन कहते हैं झुंड को, यानी आसमान के जितने भी सितारे हैं शायद वो तुम्हारे फनरल शो के गीत गाया करेंगे। नेक्स्ट पोएम है द कुकू। या टू आई स्टाइल आर्ट हो गया है कि नहीं? ओके, टू द कुकू। नेक्स्ट पोएम है टू द कुकू। कुकू कहते हैं कोयल को। The poem was published in 1807. (1807) में कविता का प्रकाशन हुआ था। The poet is impressed with bewitching sound of
impressed by the bewitching, bewitching मंत्रमुग्ध कर देने वाला, by the bewitching sound of the bird. Important line. O blitz newcomer. हाँ जी, नहीं, O blitz newcomer. I have heard. बोलिए भैया। सर डिस्कनेक्ट हो गया। I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क, हाँ बोलिए। चलो ठीक ठीक है भैया। तो ये कुकू जो है लिरिक, ये लिरिक है। दूसरा है ए वॉइस, a mystery, a voice, a mystery, even yet thou art. To me no bird but an invisible thing. इस कोटेशन को आप लोग जो है याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्काईलार्क और कुकू के कोटेशन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाया करता है। बिठा रहे हैं। नेक्स्ट पोएम है भाई, ओ ब्लिथ न्यू कमर। ब्लिथ कहते हैं आनंद को। वास्तव में कोयल के गीतों को सुन करके वो ये कह रहा है कि मानो वो आनंद की आत्मा है। न्यू कमर, न्यू कमर कहते हैं नवागंतुक को, जो अभी हाल ही में आया हो, क्योंकि कोयल की बोल अक्सर वसंत ऋतु में सुनाई पड़ती है। तो कहता है कि आनंद की आत्मा, मानो तुम नवागंतुक हो। आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हें सुना है। आई हियर दी एंड रिजॉइस, और आज फिर एक बार तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनने को मिल रही है, मुझे रिजॉइस आनंद से भर देती है। ओ कुकू, शैल आई कॉल दी ए बर्ड। कुकू, ये तो बता कि क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ? आर बट ए वॉन्डरिंग वॉइस,
अथवा एक भटकती हुई सुमधुर आवाज को। ए वॉइस अ मिस्ट्री एवन येट द वर्ल्ड, तुम एक आवाज भी हो लेकिन इसके साथ साथ एक रहस्य भी हो। टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, यद्यपि कोयल गीत तो गाती है लेकिन बड़े आसानी से दिखाई नहीं पड़ती है। पोएट कहता है कि टू मी नो बर्ड, मेरे लिए तो तुम कोई पक्षी नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, बल्कि एक अदृश्य वस्तु हो जो अदृश्य आनंद का स्रोत है। समझ में आ गई बात? अब अगला टाइटल आप रखें द एजुकेशन ऑफ नेचर। नहीं, लूसी पोयम की में जो है 5 कविताएं हैं जिसका जिक्र होगा, ठीक है। द एजुकेशन ऑफ नेचर, लूसी पोयम। यहाँ पर एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोट लिख लेंगे, ध्यान। In fact, Lucy has no corporeal existence. She was mentor born child of the poet. Mental born child of the poet. वर्ड्सवर्थ की मानस पुत्री थी या मानस उपज थी। आफ्टर हिज डेथ, मैरी हचिंसन herself had said, वर्ड्सवर्थ की जब मृत्यु हो जाती है तो लोगों ने लूसी के बारे में पूछा कि क्या कैरोलिन जैसी कोई दूसरी बेटी लूसी नाम की भी थी। तो मैरी हचिंसन ने खुद कहा था, देयर हैड बीन नो चाइल्ड like Lucy. The poet was impressed by innocence and divine like simplicity of children
and perhaps Wordsworth had thought of a simple, beautiful, a simple and beautiful child like Lucy. लूसी के बारे में अक्सर लोग कयास लगाते थे कि शायद लूसी नाम की कोई वास्तविक लड़की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि लूसी हैज नो कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस। लूसी का कोई स्थूल या वास्तविक अस्तित्व इस दुनिया में नहीं था। शी वॉज मेंटल बॉर्न चाइल्ड ऑफ द पोएट। वह कवि की मानस मन की उपज थी या मस्तिष्क की उपज थी। आफ्टर हिज डेथ, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद मैरी हचिंसन से जब लोगों ने पूछा कि लूसी की वास्तविकता क्या है, तो मैरी हचिंसन सेल्फ हैड सेड, तो मैरी हचिंसन ने खुद इस बात को कहा था कि देयर हैड बीन नो चाइल्ड लाइक लूसी, कि लूसी जैसी कोई बच्ची थी नहीं। द पोएट वाज इम्प्रेस्ड बाय इनोसेंस एंड डिवाइन लाइक सिंपलिसिटी ऑफ चिल्ड्रन। वर्ड्सवर्थ बच्चों के भोलेपन और उनके दिव्य सरलता से बेहद प्रभावित था। एंड परहैप्स वर्ड्सवर्थ हैड थॉट ऑफ ए सिंपल एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड लाइक लूसी। शायद यही कारण था कि एक खूबसूरत और सरल भोली भाली लड़की लूसी के बारे में वर्ड्सवर्थ ने सोचा और उसके ऊपर कुछ कविताएं लिखी। द पैरेलल टाइटल ऑफ लूसी इज 3 years she grew in sand and water. The parallel title of Lucy is 3 years she grew in sun and shower. शीर्षक है 3 years she grew in sun and shower, मतलब 3 वर्ष वो बारिश और धूप का आनंद लेते हुए बड़ी हो गई। It was one of the 5 poems of Lucy poems. In Palgrave's collection, Palgrave titled it Education of Nature.
पालग्रेव जो कि प्रकाशक था, उसने अंग्रेजी साहित्य की चुनिंदा कविताओं का जब प्रकाशन किया तब उसने लूसी पोएम्स को एजुकेशन ऑफ नेचर शीर्षक दे दिया। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 7 स्टैंजा। सात स्टैंजा में बटी हुई कविता है। The message of the poem is nature has not only formative healing but also educative power. कि प्रकृति के पास केवल रचनात्मक शक्ति ही नहीं है, आहत मन को राहत प्रदान करने की ही ताकत नहीं है, बल्कि प्रकृति के भीतर एक महान एजुकेटिव पावर है, शिक्षा प्रदान करने की भी ताकत है। मिटाएं, नोट कर लिए हो तो फिर इम्पोर्टेंट लाइन्स ले लिया जाए। नोट कर लिया हो तो बेटा ओके ठीक। ये पहली पोयम है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोयम। कितने लोग जुड़ रहे हैं? बड़े 3 years she grew in sun and shower. Three years she grew in sun and shower. Then nature spake a lovelier flower. Then nature spake a lovelier flower, and the earth was never shown.
ये लूसी प्रकृति के खुले आंगन में धूप और बारिश का आनंद उठाते हुए 3 वर्ष की हो गई। इसके बाद प्रकृति ने मानो स्वयं कहा कि a lovelier flower, कि लूसी एक ऐसा प्यारा फूल है, on the earth was never shown, जो इसके पहले कभी धरती पर उगाया नहीं जा सका। दूसरा है द गर्ल इन रॉक एंड हेवन। The girl in rock and heaven, in glade and bower, in rock and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power. Shall feel an overseeing power to kindle or to restrain. मिटा दें। द गर्ल इन रॉक एंड हेवन, प्रकृति ये मानव जाति को आश्वस्त करती है कि चाहे वो पहाड़ी प्रदेश हो या फिर आसमान का खुला हुआ विस्तार हो, ग्लेड कहते हैं घाटियों को, चाहे वो बावर कहते हैं लता कुंज को, चाहे लता कुंज हो या फिर जो है घाटियां हो, शी शैल फील एन ओवरसीइंग पावर। लूसी को हमेशा इस बात का एहसास होगा कि कोई अदृश्य आंखें उसके ऊपर प्रत्येक गतिविधि के ऊपर नजर रखे हुए हैं। टू कैंडल और टू रेस्ट्रेंट, अगर लूसी कोई सकारात्मक कार्य करती है तो प्रकृति से उसको प्रेरणा मिलेगी, और अगर वो किसी गलत रास्ते पर चलती है तो वो प्रकृति उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगी। आगे बढ़े। Hers shall be breathing balm, hers shall be breathing balm, and hers the silence and the calm. And hers the silence and calm of mute insensate thing. Mute insensate thing, the floating clouds,
and their state shall lend to her for her the willow bend. Thank you everybody. 5 मिनट चलिए प्रकृति मानव जाति को एक बार फिर आश्वस्त करती है कि हर सेल में ब्रीथिंग बाम कहते हैं मरहम को, और ब्रीथिंग बाम का मतलब होता है हीलिंग बाम। कि जब कभी भी लूसी का मन घायल होगा तो प्रकृति उसके ऊपर एक सांत्वना का आरामदेह मरहम लगाएगी। हर सेल द साइलेंस एंड काम, प्रकृति बेहद खामोश और शांत अंदाज में, यहाँ तक कि म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, म्यूट कहते हैं बेजुबान को और इनसेंसेट कहते हैं बेजान को, यानी निर्जीव। प्रकृति के बेजुबान और बेजान पदार्थ भी लूसी को कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स, आसमान में तैरते हुए बादल, लूसी को इस बात की शिक्षा प्रदान करेंगे किस तरह से आकर्षक ढंग से जो है चलना चाहिए। देयर स्टेट, और उनकी मैजेस्टिक स्टेट, आसमान में जो उच्चतर स्थिति होती है बादलों की, सैलेंड टू हर, ये प्रकृति को और लूसी को एक आकर्षक ढंग से चलने की शिक्षा प्रदान करेंगे। फॉर हर द विल्लो बेंड, विल्लो कहते हैं सरकंडे को, और सरकंडे की झुकी हुई पत्तियों से लूसी को विनम्रता की शिक्षा मिलेगी। आगे बढ़े। Even the motion of the stone even the motion of a stone and grace that shall mold maiden's palm, that shall mold maiden's palm by silent sympathy. प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं लूसी को कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे तूफानों की गति और उनका आकर्षण, यह लूसी के शरीर को एक आकर्षक ऊंचाई प्रदान करेंगे, लेकिन बाय साइलेंट सिंपैथी, एक खामोश संवेदना के साथ। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, इसे में कर लें, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, vital feelings of delight shall
rear her palm, to a stately height, प्रसन्नता की अनुभूति वास्तव में उसके शरीर को एक आकर्षक ऊंचाई प्रदान करेगी। ये पहली पोयम समाप्त हो गई और कल लूसी पोयम की दूसरी पोयम होगी, सेकंड पोयम, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये लूसी पोयम की दूसरी पोयम है जिसके बारे में कल